तो साल की शुरुआत है, 1 जनवरी 2026। अक्सर इस समय लोग अपनी जिंदगी में कुछ नया जोड़ने की बात करते हैं, नई आदतें, नए लक्ष्य। लेकिन आज हम कुछ अलग करते हैं। आज की हमारी चर्चा इस विचार पर है कि कभी-कभी ऊपर उठने के लिए वजन जोड़ना नहीं बल्कि घटाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे गर्म हवा के गुब्बारे को ऊंचा जाने के लिए रेत की थैलियां नीचे फेंकनी पड़ती हैं। और ये एक बहुत जरूरी नजरिया है। हम अक्सर नई चीजों के पीछे भागते हैं ये सोचे बिना कि शायद असली रुकावटें हमारी अपनी ही कुछ आदतें हैं। आज हम उन्हीं कह सकते हैं 7 रेत की थैलियों की बात करेंगे, जिन्हें अगर इस साल अपनी जिंदगी से बाहर किया जाए तो सफर हल्का और ऊंचा हो सकता है। बिल्कुल। आज का हमारा सोर्स कई बेहतरीन मनोविज्ञान और सेल्फ हेल्प किताबों का निचोड़ है, और हमारा मिशन सिर्फ उन 7 आदतों को गिनाना नहीं है। हम उनकी तह तक जाएंगे, समझेंगे कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है। तो चलिए पहली और शायद सबसे भारी थैली से शुरू करते हैं, दूसरों से तुलना करना। सोर्स से कहता है साइलेंट पॉइजन, एक धीमा जहर। और ये जहर आज के ज़माने में बहुत आसानी से मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी और की परफेक्ट वेकेशन देखकर मतलब बुरा महसूस होता है। लेकिन दिलचस्प सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। एक किताब है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, वो इसका एक गहरा जवाब देती है। वो ये नहीं कहती कि किसी चीज की परवाह मत करो, वो कहती है कि आपके पास परवाह करने की यानी अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करने की एक सीमित क्षमता है। आप उसे कहाँ लगा रहे हैं बस यही सब कुछ तय करता है। जब हम किसी और के स्कोर कार्ड को देखने लगाते हैं, तो हम अपने खेल के लिए ऊर्जा बचा ही नहीं पाते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हर किसी का शुरुआती बिंदु, सफर और समय सब अलग है। किसी और के ट्रैक पर दौड़कर आप अपनी रेस कभी नहीं जीत सकते। तो फंडा ये है कि अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो आपके नियंत्रण में है, और दूसरे की जिंदगी आपके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आज के दौर में जहाँ सबकी दौड़ का स्कोरबोर्ड यानी सोशल मीडिया हमारी जेब में है, इससे बचना प्रैक्टिकली संभव कैसे है? क्या फोन बंद कर दें? फोन बंद करना तो एक सतही उपाय है। असली बदलाव अंदर से आता है। इसका प्रैक्टिकल तरीका है सचेत होकर अपनी तुलना को बदलना। जब भी आप खुद को किसी और से तुलना करते हुए पाएं, तो रुकें और सवाल बदल दें। उसके पास वो क्यों है जो मेरे पास नहीं है। इसकी जगह पूछें, मैं पिछले साल के मुकाबले आज कहाँ बेहतर हूं। अपनी तरक्की को अपना इकलौता पैमाना बना लें। ये एक दिन में नहीं होगा, पर ये एक अभ्यास है जो धीरे धीरे दिमाग को रीप्रोग्राम कर देता है। और दूसरों से तुलना करने का ये जहर अक्सर एक और मानसिक जाल को जन्म देता है, जो शायद हमारी दूसरी आदत है जिसे छोड़ना है, ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग। बिल्कुल, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों को देखते हैं तो हम अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। अगर मैं उतना सफल नहीं हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और हम एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हुई ही नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं। हम सब जानते हैं कि ओवरथिंकिंग बुरी है, पर सवाल यह है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? ये कोई दिमागी बग है या फीचर? ये असल में एक फीचर है जिसका इस्तेमाल डैनियल kahneman अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक कमाल का आइडिया देती है। वो कहती हैं कि हमारा दिमाग उन खतरों को ज्यादा बड़ा मान लेता है जिनकी तस्वीरें वो आसानी से सोच सकता है। जैसे इंटरव्यू में फेल होने की तस्वीर हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हमारा दिमाग उसे एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखता है, भले ही असल में ऐसा होने की संभावना बहुत कम हो। 90% चिंताएं इसीलिए बेकार हैं क्योंकि वो कल्पना की ऊपर है, हकीकत की नहीं। दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है, पर वो कल्पना और हकीकत का फर्क भूल जाता है। लेकिन बस एक्शन लो या सोचना बंद कर दो कहना बहुत आसान है। अगर कोई चिंता की वजह से पूरी तरह पैरालाइज्ड महसूस कर रहा हो, तो उसके लिए तो पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। क्या ये सलाह उस स्थिति में थोड़ी ज्यादा सरल नहीं हो जाती? आपका सवाल बहुत जरूरी है, और इसका जवाब बड़ा एक्शन नहीं बल्कि सबसे छोटा संभाव एक्शन है। मुझे याद है एक बार मुझे बड़ी प्रेजेंटेशन देनी थी, और मैं एक हफ्ते तक बस यही सोच रही थी कि अगर मैं बीच में कोई शब्द भूल गई तो क्या होगा। उस एक छोटी सी चिंता ने मेरी पूरी तैयारी को रोक दिया था। फिर मैंने खुद से कहा, मैं पूरी प्रेजेंटेशन नहीं बनाऊंगी,
मैं सिर्फ पहली स्लाइड का टाइटल लिखूंगी, बस इतना ही। उस एक छोटे से लगभग हास्यास्पद एक्शन ने डर के पूरे लूप को तोड़ दिया, क्योंकि एक्शन चाहे कितना भी छोटा हो, दिमाग को कल्पना से निकालकर हकीकत में ले आता है। तो नियम है, परफेक्ट एक्शन का इंतजार मत करो, बस एक अधूरा छोटा सा कदम उठा लो। और इस सोचने की जाल से बचने के लिए लोग अक्सर एक शॉर्टकट अपनाते हैं, जो हमें हमारी दूसरी आदत पर ले आता है। तुरंत मिलने वाली सुर्खियां, जैसी चिंता होती है हम फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगते हैं। हाँ, और ये आज के दौर का सबसे बड़ा ट्रैप है। सोर्स इसे डोपामीन ट्रैप्स कहता है। डोपामीन ट्रैप, ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। इसका क्या मतलब? इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग में डोपामीन एक रिवॉर्ड केमिकल है। जब हम कोई मुश्किल काम पूरा करते हैं, जैसे कोई चैप्टर पढ़ना या एक्सरसाइज करना, तो ये रिलीज होता है और हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, शॉर्ट वीडियो देखने या जंक फूड खाने से दिमाग को बिना मेहनत के यही डोपामीन की एक बड़ी डोज मिल जाती है। नतीजा, एटॉमिक हैबिट्स किताब के मुताबिक दिमाग आलसी हो जाता है। उसे लगता है कि जब बिना मेहनत के रिवॉर्ड मिल रहा है, तो फिर मेहनत क्यों की जाए? ये एक केमिकल ट्रैप है जो लंबे समय में हमारे फोकस करने और मेहनत करने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। जो चीज आज आसान लग रही है, वो कल बहुत महंगी पड़ेगी। तो जब हम मुश्किल कामों से बचते हैं और आसान डोपामीन के पीछे भागते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक आवाज और तेज होने लगती है। वो आवाज जो कहती है कि तुम ये मुश्किल काम नहीं कर सकते। और यही से आपने इन आदतों को बहुत अच्छे से जोड़ा है। आत्मसंदेह वो कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। मैं इसके लिए बना ही नहीं, मुझसे बेहतर लोग पहले से ही मौजूद हैं। यहाँ कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट का जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो दो तरह के माइंडसेट की बात करती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। इनमें क्या फर्क है? फिक्स्ड माइंडसेट मानता है कि हमारी काबिलियत और इंटेलिजेंस उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए जब वो किसी चीज में फेल होता है तो उसे लगता है मैं ही बेकार हूँ। वहीं ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि काबिलियत को मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। जब वो फेल होता है तो वो सोचता है मैं ये काम अभी नहीं कर सकता, मुझे और सीखने की जरूरत है। वो एक शब्द अभी, येट, सब कुछ बदल देता है। आत्मसंदेह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। लेकिन अगर किसी में ये फिक्स्ड माइंडसेट गहरा बैठ गया हो, तो उसे कैसे बदला जाए? सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ कह देना तो काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका है खुद पर भरोसा करने की कोशिश छोड़ देना। हम सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर हम काम शुरू करेंगे। सच इसका ठीक उल्टा है। आत्मविश्वास काम शुरू करने से पहले की जरूरत नहीं है, वो काम करने का नतीजा है। हर सफल इंसान ने डर और संदेह के बावजूद एक्शन लिया। पहला कदम भरोसे के साथ नहीं, बल्कि अक्सर कांपते हुए पैरों से ही उठाया जाता है। भरोसा उस कदम का परिणाम होता है, कारण नहीं। तो खुद को ये मत कहो कि मुझे खुद पर भरोसा है, बल्कि ये कहो कि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे शक है, पर मैं फिर भी ये एक छोटा सा कदम उठाऊंगा। और जब हम खुद पर शक करते हैं तो हम अक्सर दूसरों से वैलिडेशन या मंजूरी ढूंढने लगते हैं, जो हमें सीधे हमारी पांचवी आदत की ओर ले जाता है। हम अपनी कीमत अपनी नजर में नहीं, बल्कि दूसरों की नजरों में ढूंढने लगते हैं। और सबको खुश रखने की कोशिश में हम सबसे पहले खुद को नाखुश कर देते हैं। मनोविज्ञान का एक सीधा सा नियम है, जो व्यक्ति आपकी तरक्की से असहज हो, वो आपकी सफलता का हिस्सा नहीं हो सकता। नो मो मिस्टर नाइस गाय जैसी किताबें इसी बारे में हैं। वो सिखाती हैं कि सीमाएं तय करना यानी बाउंड्रीज बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, ये बहुत टकराव वाला नहीं लगता? जरूरी नहीं, एक अच्छी बाउंड्री का मतलब टकराव नहीं, स्पष्टता है। इसका मतलब हो सकता है कि आप विनम्रता से कहें, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इस हफ्ते मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, और इसके लिए बुरा महसूस न करें। या ये कहना कि मैं तुम्हारी राय की इज्जत करती हूँ, पर इस मामले में मेरा फैसला अलग है। ये सामने वाले को ये बताने का तरीका है कि आपकी सीमाएं कहाँ हैं।
जिनके रिश्ते सही होते हैं वो इसका सम्मान करते हैं, और जो नहीं करते शायद वही जहरीले लोग हैं जिनसे दूरी रहो। अक्सर लोगों को खुश करने की आदत हमारे अतीत के कुछ अनुभवों से भी जुड़ी होती है। हम शायद पुरानी गलतियों को दोहराने से डरते हैं और इसी वजह से हम अपनी छठी आदत के शिकार हो जाते हैं, अतीत में जीना। बिल्कुल, अतीत की दो भूमिकाएं हो सकती हैं, एक शिक्षक की या एक जेलर की। हम पुरानी गलतियों पर पछताते रहते, काश मैंने ऐसा किया होता, सोचते रहते। द पावर ऑफ नाउ किताब का मुख्य विचार यही है कि असली शक्ति सिर्फ वर्तमान के पल में होती है। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं सिर्फ विचार हैं, हकीकत नहीं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है गाड़ी चलाना। हम पीछे देखने वाले शीशे, रियर व्यू मिरर में एक नजर डालते हैं ताकि हमें पता रहे कि पीछे क्या है, लेकिन हम लगातार उसी में देखते हुए गाड़ी नहीं चलाते। नजर हमेशा सामने सड़क पर होती है। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही बात है। अतीत डेटा है, उससे सीखो, लेकिन वो आपकी मंजिल नहीं है। जो बीत गया वो आपको परिभाषित नहीं करता, लेकिन जो आप आज करते हैं वही आपका भविष्य लिखता है। अतीत की जंजीरों को तोड़कर वर्तमान में जीना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। और अतीत में जीना हमें गलतियों पर पछताने के लिए मजबूर करता है। लेकिन एक और आदत है जो हमें भविष्य में कुछ करने से ही रोक देती है। ये है हमारी सातवीं और आखिरी आदत, जिसे सोर्स सबसे खतरनाक झूठ कहता है, सही समय का इंतजार। और ये झूठ इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये बहुत तर्कसंगत है। जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, जब हालात बेहतर होंगे तब एक्शन लूंगा। ये आलस या टालमटोल नहीं है, ये डर है जिसने समझदारी का नकाब पहन रखा है। पर तैयारी करना तो अच्छी बात है, बिना तैयारी के कूद पड़ना तो बेवकूफी हो सकती है। तैयारी और पूरी तैयारी में फर्क है। पूरी तैयारी या सही समय एक भ्रम है, वो कभी नहीं आता। रिसर्च बताती है कि 80% तैयारी के बाद एक्शन लेना 100% तैयारी का इंतजार करते रहने से कहीं बेहतर है, क्योंकि बाकी 20% आप रास्ते में गलतियां करके ही सीखते हैं। हर सफल कहानी का एक ही सच है, उन लोगों ने तब शुरुआत की जब वो तैयार नहीं थे। उन्होंने परफेक्शन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने मोमेंटम बनाया। तो इसका सुनहरा नियम क्या है? स्टार्ट मेसी बट स्टार्ट नाउ। यानी शुरुआत भले ही अस्त व्यस्त हो, अधूरी तैयारी के साथ हो, पर अभी करो। पहला कदम उठाओ, पहला वीडियो बनाओ, चाहे क्वालिटी अच्छी ना हो, पहला चैप्टर लिखो, चाहे वो परफेक्ट ना हो। शुरुआत करना परफेक्शन का इंतजार करने से 1000 गुना बेहतर है। तो चलिए आज की पूरी चर्चा का सार निकालते हैं। ये 7 आदतें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दूसरों से तुलना हमें ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। उस सोच से बचने के लिए हम तुरंत मिलने वाले सुख की ओर भागते हैं। ये हमें मेहनत से दूर करता है, जिससे आत्मसंदेह बढ़ता है। फिर हम दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते हैं। ये सब अक्सर हमारे अतीत के बोझ से जुड़ा होता है, और ये सारा बोझ हमें भविष्य में कदम उठाने यानी सही समय का इंतजार करने के झूठ में फंसा देता है। इस साल को जोड़ने से पहले शायद इन चीजों को घटाना ज्यादा जरूरी है। और मैं एक शक्तिशाली अंतिम विचार के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगी। अगर इन आदतों में से कोई एक भी किसी को अपनी सी लग रही है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी समस्या को पहचान लेना उसे हल करने की दिशा में पहला और सबसे मुश्किल कदम है। इसका मतलब है कि बदलाव का रास्ता पहले ही शुरू हो चुका है। और याद रखिए, जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाती है जब कोई खुद को हल्का बना लेता है। बहुत खूब। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो बाद में सोच सकें। सवाल ये है, इन 7 आदतों में से कौन सी एक आदत है जिसे छोड़ना आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लग सकता है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो, और ऐसा क्यों है?